धरती कितनी बड़ी। भाग 1। बादशाह का गूढ़ प्रश्न और दरबार का भ्रम। पहला दृश्य। सुबह का गूढ़ चिंतन। आगरा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान राजकीय मामलों पर कम और दर्शनशास्त्र पर ज्यादा था। पिछले कुछ दिनों से अकबर के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, जिसकी विशालता ने उन्हें बेचैन कर रखा था। अकबर ने अचानक अपने सारे वजीरों और दरबारियों को चुप होने का इशारा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपनी आंखें उठाईं और एक गंभीर लेकिन उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, ए मेरे दरबारियों, तुम सब विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुम बताओ, हमारी यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, कुल कितनी बड़ी है? इसका सही माप, इसकी सटीक परिधि, सर्कमफ्रेंस, और इसका क्षेत्रफल, एरिया, कितना है? मैं जानता हूं कि धरती विशाल है, लेकिन कितनी विशाल है? पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब उस समय की तकनीक और ज्ञान से देना असंभव था। वजीर, मंत्री और यहां तक कि शाही ज्योतिषी भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। पंडित, महाराज, यह तो ईश्वर की रचना है। इसे मापना मनुष्य के बस की बात नहीं। वजीर टोडरमल, राजस्व मंत्री, हुजूर, मैं सिर्फ राज्य की जमीन का हिसाब जानता हूं, पूरी धरती का नहीं। शायद इसकी परिधि उतनी ही है जितनी इसे मापने में लगने वाली रस्सियों की लंबाई। बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें घुमाईं और अपने सबसे प्रिय दरबारी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, बीरबल। दूसरा दृश्य। चुनौती बीरबल के सामने। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज तेज की, तुम हमेशा मुश्किलों का हल ढूंढ लेते हो। मुझे बताओ, यह पृथ्वी कितनी बड़ी है? क्या तुम अपने ज्ञान और तर्क से इस विशाल धरती का सही माप बता सकते हो? बीरबल जानते थे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक जवाब देने के लिए कई वर्षों का सर्वेक्षण और उन्नत गणित चाहिए। लेकिन बीरबल ने कभी भी बादशाह की चुनौती को खाली नहीं जाने दिया। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहां पनाह, आपका प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह सवाल केवल पृथ्वी की भौतिकता को नहीं, बल्कि ज्ञान की सीमाओं को भी दर्शाता है। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन यह जवाब सटीक और पूरी तरह से प्रमाणित होना चाहिए, जिसे कोई झुठला न सके। ऐसे असाधारण सत्य को खोजने के लिए मुझे कुछ समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल से ऐसे ही आत्मविश्वास की उम्मीद थी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। यदि तुम 1 महीने के भीतर मुझे धरती का सटीक आकार और माप नहीं बता पाए, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि की भी सीमा है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। तीसरा दृश्य। बीरबल की अनोखी रणनीति। बीरबल जानते थे कि वह पूरी पृथ्वी को 1 महीने में माप नहीं सकते। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब विज्ञान से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से देंगे। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब काम सौंपा। उन्होंने सेवक को आदेश दिया, एक खास प्रकार का बेहद मोटा और लंबा रस्सा तैयार किया जाए। शाही अस्तबल से 1000 मजबूत घोड़ों को चुना जाए, जिन्हें लंबी दूरी तक भागने के लिए तैयार किया जाए। 1000 मजदूरों को इकट्ठा किया जाए, जो उस रस्से को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने शहर में यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर पूरी पृथ्वी को मापने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए वह एक खास रस्से का इस्तेमाल करेंगे। इस अफवाह ने पूरे आगरा में सनसनी फैला दी। 1 हफ्ते बाद बीरबल ने अपने अजीबोगरीब सामान के साथ दरबार में लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अपनी बात को साबित करने के लिए एक असाधारण और हास्यास्पद तर्क का उपयोग करने वाले थे। बीरबल जानते थे कि बुद्धिमानी की परीक्षा तभी होती है जब आप असंभव लगने वाले सवाल का जवाब इस तरह दे कि सामने वाला उसे झुठला न सके। बीरबल के दरबार से निकले हुए 15 दिन बीत चुके थे। बादशाह अकबर बेचैन थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने हार मान ली होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी को मापना तो खुदा के काम में दखलंदाजी करने जैसा था। ठीक 15वें दिन शाही किले के बाहर अजीबोगरीब शोर सुनाई दिया। अकबर ने झांक कर देखा, बीरबल वापस आ चुके थे। लेकिन बीरबल अकेले नहीं थे।
जैसा कि उन्होंने वादा किया था। लगभग 1000 घोड़े अस्तबल से बाहर खड़े थे। 1000 मजदूर हाथों में औजार लिए इंतजार कर रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन मजदूरों के पास एक बहुत ही लंबा और मोटा रस्सा था, जिसे उन्होंने कई बार लपेट रखा था। यह रस्सा इतना लंबा था कि दूर तक जमीन पर फैला हुआ था। बीरबल शान से दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्की थकान थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या तुम पूरी पृथ्वी को नापने के लिए इतने घोड़े और मजदूर ले आए? और यह विशाल रस्सा किसका है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जहां पनाह, यह रस्सा नहीं, बल्कि एक खास धागा है। मैंने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता से यह पता लगा लिया है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। लेकिन जवाब सुनने से पहले आपको मेरी मेहनत को समझना होगा। दूसरा दृश्य। बीरबल का पहला तर्क, असंभव माप। बीरबल ने दरबार को संबोधित किया। पृथ्वी को मापना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने हफ्तों तक इस पर चिंतन किया। मुझे पता चला कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि यदि हम इसे नापने के लिए साधारण फीते का उपयोग करेंगे तो शायद लाखों साल लग जाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया। यह तो मैं जानता हूं। तो फिर तुमने क्या खोजा? बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया, जिसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। बीरबल ने वह डिब्बा लिया और उसमें से एक पतला लेकिन मजबूत रेशमी धागा निकाला, जिसकी लंबाई शायद केवल 10-12 हाथ थी। बीरबल ने उस धागे को हाथ में लिया और घोषणा की, हुजूर, मैंने अपनी पूरी मेहनत और गणित से पता लगा लिया है कि हमारी पृथ्वी ठीक इतनी ही बड़ी है जितनी लंबाई इस रेशमी धागे की है। पूरा दरबार एक बार फिर हंसी और फुसफुसाहट से गूंज उठा। यह क्या मजाक है? इतनी बड़ी पृथ्वी और यह छोटा सा धागा। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। मैं तुमसे एक गंभीर सवाल पूछता हूं और तुम मुझे एक छोटा सा धागा दिखाते हो। क्या तुम्हारी बुद्धि ने जवाब दे दिया है? तीसरा दृश्य। बीरबल की अकाट्य चुनौती। बीरबल ने बिना विचलित हुए बादशाह की आंखों में देखा। नहीं, जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं, और मेरा तर्क ऐसा है जिसे कोई भी वैज्ञानिक या गणितज्ञ झुठला नहीं सकता। बीरबल ने धागे को हवा में लहराया और कहा, हुजूर, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। यदि कोई व्यक्ति मेरी बात को झूठा साबित करना चाहता है तो उसे एक ही काम करना होगा, वह मेरी चुनौती स्वीकार करे। वह इस धागे को ले और मेरी तरह ही इस पूरे धागे से दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाकर पृथ्वी को मापे। यदि वह व्यक्ति पूरी दुनिया को मापने के बाद यह साबित कर दे कि मेरा धागा पृथ्वी की कुल लंबाई से 1 इंच भी कम या ज्यादा है, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जब तक कोई भी इंसान यह साबित नहीं कर देता कि मेरी लंबाई गलत है, तब तक मेरी बात ही सत्य मानी जाएगी। और चूंकि पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसे मापना असंभव है, तो मेरा यह धागा ही पृथ्वी की लंबाई है, क्योंकि इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल का तर्क हास्यास्पद था, लेकिन अकाट्य भी था। कोई भी वजीर या पंडित खड़े होकर यह नहीं कह सकता था कि वह पूरी पृथ्वी को मापने की चुनौती स्वीकार करता है। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी हाजिर जवाबी से मुझे निरुत्तर कर दिया। तुम्हारा जवाब तर्कहीन है, लेकिन इसे झूठा साबित करना असंभव है। मैं तुम्हारे पहले जवाब को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह तो केवल लंबाई है। मुझे बताओ, इस विशाल पृथ्वी का क्षेत्रफल, एरिया, कितना है? यह कहाँ समाप्त होती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, क्षेत्रफल बताने के लिए मुझे उस खास चीज का उपयोग करना होगा जिसके लिए मैं। पहला दृश्य। बीरबल का दूसरा दावा, क्षेत्रफल का रहस्य। बीरबल के पहले जवाब, धागे के तर्क से बादशाह अकबर संतुष्ट तो हुए, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। उन्होंने बीरबल से पूछा था, पृथ्वी का क्षेत्रफल, एरिया, कितना है? यह कहाँ समाप्त होती है? बीरबल ने दरबार के सामने खड़े अपने 1000 मजदूरों और शाही अस्तबल के 1000 घोड़ों की ओर इशारा किया। जहांपनाह, बीरबल ने गर्व से कहा, क्षेत्रफल बताने के लिए हमें केवल जमीन को नापना नहीं है, बल्कि हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, क्योंकि क्षेत्रफल की गणना केंद्र से ही शुरू होती है। पूरे दरबार में उत्सुकता फैल गई।
बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया जो अपने साथ एक छोटा सा तिनका लेकर आया था। बीरबल ने उस तिनके को दीवाने खास के ठीक बीचों बीच जमीन पर रखा। हुजूर, मैंने अपनी गणना से यह पता लगाया है कि इस वक्त ठीक इसी जगह पर यह तिनका जिस बिंदु पर रखा है वही इस पूरी पृथ्वी का केंद्र है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। फिर से वही बात। बीरबल, तुम हमेशा एक ऐसा बिंदु क्यों चुनते हो जो सीधे हमारे सामने होता है? तुम इसे कैसे साबित करोगे? दूसरा दृश्य, क्षेत्रफल मापने का प्रदर्शन। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। प्रमाण हाजिर है, जहां पनाह। मैंने इसीलिए 1000 घोड़े और 1000 मजदूर इकट्ठे किए हैं। यदि आप मेरी बात को झूठा साबित करना चाहते हैं तो आपको उन मजदूरों और घोड़ों का उपयोग करना होगा। बीरबल ने अपने पहले मजदूर को बुलाया और उसे एक लंबी छड़ी दी। जहां पनाह, क्षेत्रफल बताने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि इस केंद्र से यदि कोई व्यक्ति पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण की ओर चलता रहे तो वह कब पृथ्वी के किनारे, एज ऑफ द अर्थ, पर पहुंचेगा जहां पृथ्वी समाप्त हो जाती है। बीरबल ने अपनी पूरी नाटकीयता के साथ अकबर को चुनौती दी। हुजूर, आप यह चुनौती किसी भी भूवैज्ञानिक, जियोग्राफर को दे दीजिए। उन्हें ये 1000 घोड़े और मजदूर दे दीजिए। उन्हें इस केंद्र से शुरू करके पृथ्वी के किनारे तक जाकर माप लेकर वापस आने में जितना समय लगेगा वही समय इस पृथ्वी के क्षेत्रफल को मापने के लिए लगने वाले कुल श्रम का प्रमाण होगा। बीरबल ने आगे कहा, अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का कोई किनारा है? बीरबल ने स्वयं ही जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, पृथ्वी गोल है और इसका कोई किनारा नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस केंद्र से सीधा चलना शुरू करे तो वह कभी भी किनारे पर नहीं पहुंचेगा बल्कि वापस इसी केंद्र पर लौट आएगा, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल अनंत है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। चूंकि पृथ्वी गोल है और इसका कोई किनारा नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अनंत माना जाएगा, और यदि आप इसका माप निकालना चाहते हैं तो यह तब तक बड़ा होता रहेगा जब तक कि आपका मजदूर और घोड़े पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस इसी बिंदु पर नहीं आ जाते। बीरबल ने अपनी बात को और मजेदार बनाते हुए कहा, और सुनो जहांपनाह, जब तक वह व्यक्ति वापस नहीं आता तब तक हम यही मानेंगे कि पृथ्वी का क्षेत्रफल अनंत है। यदि आप इसे नापना ही चाहते हैं तो घोड़े तैयार हैं, आप इन्हें तुरंत भेज सकते हैं। अकबर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। बीरबल ने न केवल सवाल को टाला था बल्कि उसे दार्शनिक और गणितीय रूप से भी सही साबित कर दिया था। तीसरा दृश्य, बादशाह की संतुष्टि और इनाम। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, बीरबल, तुम वाकई महान हो। मैं तुम्हारे इस अद्भुत ज्ञान से संतुष्ट हूं। तुमने साबित कर दिया कि धरती का आकार केवल भौतिक नहीं है बल्कि कल्पना और तर्क से भी जुड़ा है। तुमने यह भी साबित कर दिया कि कुछ सवालों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें असंभव प्रमाण की कसौटी पर रखा जाए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और शाही खजांची को आदेश दिया, बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए 10,000 सोने की अशर्फिया दी जाए, और हाँ, उन 1000 घोड़ों और मजदूरों को भी शाही अस्तबल वापस भेज दो, क्योंकि अब उन्हें कोई काम नहीं है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को यह सिखाया कि सत्य केवल गणित में ही नहीं होता बल्कि असंभव तर्क में भी छिपा होता है, जिसे कोई झुठला न सके। पहला दृश्य, सुबह की बेहस और ज्ञान का अहंकार। यह बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल के बीच ज्ञान और अनुभव को लेकर अक्सर बहसें हुआ करती थीं। अकबर को अपने शाही ज्ञान और उच्च पद पर बहुत गर्व था, जबकि बीरबल हमेशा साधारण अनुभव और तर्क की महत्ता पर जोर देते थे। एक दिन दरबार में एक लंबी और गंभीर बहस छिड़ी हुई थी। बहस का विषय था, ज्ञान बड़ा है या अनुभव। अकबर ने अपनी बात रखी, बीरबल, मैं कहता हूं कि ज्ञान सर्वोपरि है। मैंने दुनिया के महानतम ग्रंथों का अध्ययन किया है। मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन नक्शे हैं। मुझे पता है कि सड़कें कहाँ जाती है, नदी कहाँ मुड़ती है और पहाड़ कहाँ शुरू होते हैं। मेरा सैद्धांतिक ज्ञान किसी भी गंवार के अनुभव से कहीं ज्यादा सटीक और विश्वसनीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि अनुभव ज्ञान का सबसे बड़ा गुरु है। सैद्धांतिक ज्ञान हमें बताता है
कि चीजें कैसी होनी चाहिए, लेकिन अनुभव बताता है कि वे कैसी है। एक पुस्तक हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन एक अनजान राहगीर ही जानता है कि उस रास्ते पर कहाँ गड्ढा है। अकबर को बीरबल की यह बात अहंकारपूर्ण लगी। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे शाही नक्शे और मेरा ज्ञान एक साधारण ग्रामीण के अनुभव से कम है? बीरबल ने जवाब देने के बजाय एक प्रस्ताव रखा। हुजूर, क्यों न हम इस बहस को एक छोटे से प्रयोग से सुलझाए? मैं और आप अपनी यात्रा पर निकलेंगे। हम किसी अनजान गंतव्य की ओर जाएंगे और देखते हैं कि किसका रास्ता ज्यादा सही होता है, आपका सैद्धांतिक ज्ञान या मेरा अनुभव और तर्क। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरा दृश्य, यात्रा की तैयारी और गंतव्य का चुनाव। बादशाह अकबर ने तुरंत यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। गंतव्य के रूप में अकबर ने अपने शाही नक्शे पर एक बिंदु चुना। यह बिंदु एक प्राचीन और रहस्यमय सूर्य मंदिर था, जो आगरा से लगभग 3 दिनों की दूरी पर बीहर और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर स्थित था। अकबर ने घोषणा की, ठीक है बीरबल, हम दोनों सूर्य मंदिर के लिए निकलेंगे। तुम अपनी बुद्धि और अनुभव का उपयोग करना, और मैं अपने राजकीय ज्ञान और सटीक नक्शों का उपयोग करूंगा। हम देखते हैं कि कौन पहले और आसानी से वहां पहुंचता है। बीरबल ने अपनी यात्रा के लिए केवल एक घोड़ा और एक पानी का छोटा मशक लिया। उन्होंने किसी नौकर या रक्षक को साथ नहीं लिया। अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यात्रा शुरू की। उनके साथ एक शाही नक्शानवीस था। उनके पास नए और सटीक शाही नक्शे थे। घोड़े, सेवक और मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को गलत साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, सहित एक छोटा सा शाही दल था। यात्रा शुरू हुई। आगरा के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही रास्ता 2 भागों में बंट गया। अकबर ने तुरंत नक्शा खोला। देखो बीरबल, मेरा नक्शा स्पष्ट कहता है कि बाईं ओर वाला रास्ता, जो पहाड़ों के किनारे किनारे जाता है, छोटा और तेज है। यह हमें एक दिन जल्दी मंदिर तक पहुंचाएगा। बीरबल ने सड़क को देखा, जो पहाड़ों की तरफ टेढ़ी मेढ़ी जाती थी, और फिर बगल के सीधे लेकिन धूल भरे रास्ते की ओर देखा, जो निचले मैदानों से होकर गुजरता था। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, नक्शे हमेशा सही नहीं होते। बाईं ओर का रास्ता बेशक छोटा दिखता है, लेकिन यह पहाड़ों के किनारे है। मुझे अनुभव से लगता है कि वह रास्ता खतरनाक, फिसलन भरा और पत्थरों से भरा होगा। मैं सुझाव दूंगा कि हम सीधा रास्ता चुनें, भले ही वह लंबा हो, लेकिन वह सुरक्षित और तेज होगा। अकबर को बीरबल की बात पर गुस्सा आ गया। तुम मेरे ज्ञान को चुनौती दे रहे हो। मैं बादशाह हूं। मैं सैद्धांतिक रूप से जानता हूं कि सबसे छोटी दूरी सीधी रेखा होती है। नक्शा कह रहा है कि बाईं ओर जाओ, और हम बाईं ओर ही जाएंगे। तीसरा दृश्य, 2 रास्ते और 2 गंतव्य। अकबर ने अपने दल को बाईं ओर के पहाड़ी रास्ते पर चलने का आदेश दिया। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की ओर देखते हुए जोर से हंसा। देख रहे हो बीरबल, ज्ञान जीतता है। बादशाह का नक्शा कभी गलत नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को प्रणाम किया। जहां पनाह, मैं आपके रास्ते की सफलता की कामना करता हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव पर भरोसा करूंगा। बीरबल ने अपना घोड़ा निचले, धूल भरे लेकिन सीधे रास्ते की ओर मोड़ लिया। अकबर का दल अहंकार और सैद्धांतिक ज्ञान के भरोसे पहाड़ी और खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा। शुरू में अकबर का रास्ता वास्तव में तेज था। पहाड़ी ढलानों पर उनके घोड़े तेजी से चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अकबर के शाही ज्ञान की पोल खुलने लगी। पहाड़ों के किनारे किनारे जाने वाला रास्ता संकरा होता गया। पिछले दिन हुई बारिश के कारण कई जगह कीचड़ और पत्थर फिसल रहे थे। उनके भारी भरकम घोड़े और सामान ढोने वाले सेवक पत्थरों पर बार बार फिसल रहे थे। 3 घंटे की यात्रा के बाद अकबर का दल थक गया था। वे मुश्किल से आगे बढ़ पाए थे, और उनके जूते और घोड़े की नालें कीचड़ और पत्थरों से बुरी तरह झिस चुकी थीं। उन्हें एहसास होने लगा था कि नक्शे पर जो सीधी रेखा दिखती है, वह जमीन पर सीधी मुश्किल बन जाती है। पानी का बदला, भाग 1, कुआं, लालच और कानूनी पेंच। पहला दृश्य, 2 पड़ोसी और एक कुआं। यह बात उन दिनों की है जब आगरा के पास एक छोटे से गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था दीनानाथ, जो एक सीधा सादा मेहनती किसान था। दूसरा पड़ोसी था लाला मोतीराम, जो अत्यंत लालची, कुटिल और हमेशा दूसरों के नुकसान पर अपनी भलाई चाहने वाला व्यापारी था।
दीनानाथ की जमीन के किनारे पर एक पुराना लेकिन पानी से भरा हुआ कुआं था। यह कुआं दीनानाथ के लिए जीवन रेखा था, क्योंकि वह उसी पानी से अपनी छोटी सी खेती की सिंचाई करता था। लाला मोतीराम की नज़र हमेशा से इस कुएं पर थी, क्योंकि मोतीराम की अपनी जमीन पर पानी की कमी थी। एक दिन मोतीराम ने दीनानाथ को बहला फुसलाकर और कुछ ज्यादा पैसे का लालच देकर वह कुआं खरीद लिया। दीनानाथ सीधा सादा था और उसे लगा कि वह नए कुएं का इंतजाम कर लेगा, इसलिए उसने कुआं बेच दिया। कुआं खरीदने के बाद दीनानाथ ने रोज की तरह अगले दिन सुबह अपने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली। लाला मोतीराम, जो रात भर अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, तुरंत दौड़ता हुआ आया और दीनानाथ को जोर से धकेल दिया। दूसरा दृश्य, लाला मोतीराम की कुटिल चाल। रुक जाओ दीनानाथ, मोतीराम ने अहंकार भरी आवाज में कहा। तुम इस कुएं से पानी क्यों निकाल रहे हो? यह कुआं अब मेरा है। दीनानाथ ने आश्चर्य से कहा, हाँ मोतीराम जी, कुआं आपका है, मैंने पैसे लिए हैं। लेकिन पानी तो मेरा है, या नहीं? मैं पानी तो निकाल सकता हूं। मोतीराम ने हंसते हुए अपनी कुटिल चाल चली। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोतीराम ने कहा। कुआं मैंने खरीदा है। इसका मतलब है कि कुएं की दीवारें, जमीन और कुएं के अंदर की पूरी खाली जगह मेरी है। मैंने तुमसे सिर्फ कुआं खरीदा है, न कि कुएं के अंदर रखा हुआ पानी। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मुझसे पानी खरीदना होगा, या फिर उस पानी को मेरे कुएं से निकालने के लिए रोजाना किराया देना होगा। दीनानाथ हक्का बक्का रह गया। यह सरासर धोखाधड़ी थी। दीनानाथ ने सोचा था कि कुआं खरीदने का मतलब पानी पर भी हक है, लेकिन मोतीराम ने अपनी कानूनी भाषा का फायदा उठाकर कुएं और पानी को अलग अलग बता दिया था। मोतीराम ने घोषणा की, या तो मुझे आज का किराया दो या यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा कि तुम मेरी निजी संपत्ति कुएं में घुसकर मेरा पानी चुरा रहे हो। दीनानाथ की आंखें भर आईं। उसने अपनी ही मूर्खता पर पछतावा किया और मोतीराम के लालच पर गुस्सा आया। वह जानता था कि लाला मोतीराम अपने लालच के कारण कभी पीछे नहीं हटेगा। तीसरा दृश्य, बीरबल के सामने मुकदमा। निराश होकर दीनानाथ ने इस अन्यायपूर्ण मामले को बादशाह अकबर के दरबार में ले जाने का फैसला किया। अगले दिन यह अजीबोगरीब मामला शाही दरबार में पेश हुआ। दीनानाथ ने रोते हुए सारी बात बताई। जहां पनाह, मैंने कुआं बेचा, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे पानी का दुश्मन बन जाएगा। मोतीराम ने मेरे साथ धोखा किया है। लाला मोतीराम हमेशा की तरह चालाकी से पेश आया। हुजूर, मैं कानून का पालन कर रहा हूं। हमने केवल कुएं की संरचना का सौदा किया था, न कि उसके अंदर के पानी का। अगर दीनानाथ को पानी चाहिए तो यह मेरी संपत्ति है और उसे किराया देना होगा। क्या मैं अपनी संपत्ति के लिए किराया भी नहीं मांग सकता? पूरा दरबार भ्रमित हो गया। मोतीराम का तर्क कानूनी रूप से अकाटे लग रहा था। कुएं की संरचना मोतीराम की थी और पानी निकालने के लिए उसकी जमीन का उपयोग करना पड़ता। बादशाह अकबर भी उलझन में पड़ गए। बीरबल, यह कैसा विचित्र मामला है। मोतीराम अपनी जगह सही लग रहा है और दीनानाथ के साथ अन्याय हुआ है। तुम ही बताओ, इस पेचीदा मामले में न्याय कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए लाला मोतीराम को देखा, जो अपनी जीत पर इतरा रहा था। बीरबल ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। जहां पनाह, न्याय होगा, और यह न्याय ऐसा होगा कि हर कोई हंसेगा और लालची को सबक मिलेगा। मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और घोषणा की, ठीक है लाला मोतीराम, तुम सही हो। कुआं तुम्हारा है और पानी दीनानाथ का है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जिसका पालन करना तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा। जारी रहेगा। भाग 2 में बीरबल कुएं के पानी और जमीन को अलग करने का हुक्म सुनाएंगे, जिससे मोतीराम का लालच उसी पर भारी पड़ जाएगा। पहला दृश्य, बीरबल का तीखा हुक्म। जब बीरबल ने घोषणा की कि वे इस अजीबोगरीब मामले को सुलझाएंगे, तो पूरे दरबार की निगाहें उन पर टिक गईं। लाला मोतीराम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, लेकिन बीरबल के अगले शब्दों ने उसके होश उड़ा दिए। बीरबल ने अपनी आवाज में अधिकार और गंभीरता लाते हुए घोषणा की, सुनो लाला मोतीराम, तुमने खुद स्वीकार किया है कि तुमने दीनानाथ से केवल कुआं खरीदा है, न कि उसके अंदर का पानी, और दीनानाथ ने भी इस बात को स्वीकार किया है। मोतीराम ने तुरंत समर्थन किया, जी हाँ हुजूर,
यह बिल्कुल सही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है। चूंकि पानी दीनानाथ का है और कुएं की जमीन तुम्हारी है, इसलिए मैं एक ऐसा न्याय देता हूं जो दोनों पक्षों के लिए पूर्णतया उचित होगा। यह न्याय तुम्हारी संपत्ति की सुरक्षा और दीनानाथ के पानी के हक को सुनिश्चित करेगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपना मास्टर स्ट्रोक चला। लाला मोतीराम, चूंकि दीनानाथ का पानी तुम्हारे कुएं के अंदर रखा हुआ है, यह तुम्हें तुरंत उस पानी को वहां से बाहर निकालना होगा। यह तुम्हारी संपत्ति है, और तुम किसी और की संपत्ति को अपनी निजी जगह पर क्यों रख रहे हो? यदि तुम दीनानाथ का पानी अपने कुएं में रखना चाहते हो, तो तुम्हें दीनानाथ को किराया देना होगा कि तुम उसका पानी रख सको। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया, फिर जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा दृश्य, मोतीराम का लालच उसी पर भारी। मोतीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अवाक रह गया था। उसकी आंखों में अब तक जो जीत का अभिमान था, वह तुरंत डर और घबराहट में बदल गया। क्या क्या कह रहे हैं हुजूर? मोतीराम ने हकलाते हुए कहा। बीरबल ने कठोरता से दोहराया, तुमने ही तो कहा था कि कुआं तुम्हारा है। अगर कुआं तुम्हारा है, तो उसमें रखा हुआ दीनानाथ का पानी तुम्हारी जगह को घेर रहा है। या तो तुम दीनानाथ का पानी अपने कुएं में रखने के लिए उसे रोज का किराया दो, या फिर यदि तुम किराया नहीं देना चाहते, तो तुरंत अपनी जमीन से दीनानाथ के पानी को बाहर निकालो। और हाँ, पानी निकालते समय तुम्हारी कुएं की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मोतीराम ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने लालच के जाल में कैसे फंस गया। विकल्प 1, पानी बाहर निकालना। कुएं से सारा पानी बाहर निकालना असंभव था, और यदि वह ऐसा करता भी, तो उसे फिर से पानी कहाँ से मिलता? विकल्प 2, दीनानाथ को किराया देना। यह तो और भी बड़ी मूर्खता थी। वह कुआं अपनी सिंचाई के लिए चाहता था, न कि दूसरे के पानी को रखने के लिए पैसे देने के लिए। विकल्प 3, चुप रहना। यदि वह चुप रहता, तो बीरबल उसे बादशाह के हुक्म की अवहेलना के लिए सजा देते। मोतीराम ने रोते हुए बीरबल के पैरों पर गिरकर विनती की, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की। मैंने केवल मजाक किया था। मैं दीनानाथ से पैसा नहीं लूंगा। तीसरा दृश्य, न्याय की विजय। बीरबल ने मोतीराम को उठाया और कहा, मजाक? लाला मोतीराम, तुम एक गरीब किसान की रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहे थे। लालच में अंधे होकर तुमने कुएं को 2 भागों में बांट दिया, जमीन और पानी। लेकिन अब तुम्हें अपनी मूर्खता का फल भुगतना होगा। बीरबल ने अंतिम हुक्म सुनाया। मोतीराम, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम दीनानाथ को रोजाना किराया दो, या फिर बिना किसी शर्त के दीनानाथ को उसके पानी को तुम्हारी जमीन, कुएं से निकालने की इजाजत दो। यदि तुमने दीनानाथ को पानी निकालने से रोका या उससे किराया मांगा, तो तुम्हें शाही अदालत के अपमान की कड़ी सजा मिलेगी। लाला मोतीराम तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, नहीं, हुजूर, मैं नहीं चाहता कि वह मेरा कुआं खाली करे। मैं उसे कोई किराया नहीं दूंगा। वह खुशी खुशी पानी निकाल सकता है। कुआं और पानी दोनों उसी का है। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। इस तरह बीरबल ने एक ही झटके में मोतीराम के अहंकार और लालच को चूर कर दिया। मोतीराम ने न केवल अपनी चाल में हार मानी, बल्कि उसने कुआं भी खो दिया, क्योंकि अब वह उसे बेचना भी नहीं चाहता था कि कहीं बीरबल फिर से पानी और कुएं को अलग न कर दे। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कानूनी भाषा का उपयोग केवल लालच के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए भी किया जा सकता है। तुमने मोतीराम को उसी के तर्क से फंसाया और उसे सबक सिखाया कि सत्य को कभी भी कुटिलता से छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, लालच एक ऐसा कुआं है जिसे भरने के लिए आप दूसरों का पानी चोरी करते हैं, लेकिन अंत में आप खुद ही उसमें डूब जाते हैं। दीनानाथ ने बीरबल और बादशाह अकबर को धन्यवाद दिया। उसे अपना कुआं और पानी दोनों वापस मिल गए। कहानी समाप्त। सबसे छोटा भाग 1, बादशाह का दर्शन और असंभव प्रश्न। पहला दृश्य, ज्ञान की परिधि। आगरा का शाही दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने ज्ञान, वैभव और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन कभी-कभी वह ऐसे दार्शनिक प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना किसी भी दरबारी के लिए असंभव होता था, केवल बीरबल को छोड़कर। एक शांत सुबह अकबर गहरी सोच में थे।
उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, ए मेरे बुद्धिमान दरबारियों, तुम सब जानते हो कि दुनिया कितनी विशाल है, पहाड़, महासागर, रेगिस्तान। लेकिन मैं आज यह जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है? ऐसी चीज जो इतनी छोटी हो कि उसे देखना या छूना लगभग असंभव हो, फिर भी वह सबसे शक्तिशाली हो। पूरा दरबार एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। यह एक ऐसा प्रश्न था जो भौतिक विज्ञान और दर्शन दोनों को चुनौती देता था। शाही पंडित, जहांपनाह, सबसे छोटी चीज, शायद परमाणु, एटम, या झूल का सबसे छोटा कण, जिसे ईश्वर ने रचा है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख सकती। शाही वैज्ञानिक, हुजूर, शायद समय का वह क्षण, मोमेंट, जो बीत चुका है, वह इतना छोटा है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, फिर भी वह इतिहास बन जाता है। मुल्ला दो प्याजा, जहांपनाह, सबसे छोटी चीज मैं हूं। जब मैं बीरबल को देखता हूं, यह कहकर वह हंसने लगा, पर बीरबल ने ध्यान नहीं दिया। बादशाह अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा और निराशा व्यक्त की। नहीं, ये सब केवल अनुमान है। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसी चीज बताए जिसे मैं महसूस कर सकूं, जो अस्तित्व में हो और जिसे सबसे छोटा कहा जा सके, एक ऐसी चीज जिसके सामने हर बड़ी चीज भी छोटी पड़ जाए। अकबर ने अपनी निगाहें बीरबल पर डालीं, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। दूसरा दृश्य, बीरबल के लिए चुनौती। बीरबल, अकबर ने हुक्म दिया, तुम ही हो जो ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हो। तुम्हें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि इस पूरी दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है। ऐसी चीज जो आकार में छोटी होते हुए भी प्रभाव में सबसे बड़ी हो। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। जहांपनाह, आपका प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इस सत्य को खोजने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपको 2 दिन के भीतर पूरी संतुष्टि के साथ सबसे छोटी चीज का प्रमाण दूंगा। बीरबल ने शाही खजाने से कोई पैसा या संसाधन नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपने विश्वासपात्र सेवक को अपने साथ लिया और सीधे शहर की ओर निकल पड़े। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल पर ताना कसा। बीरबल, तुम्हें सबसे छोटी चीज ढूंढने के लिए शहर में क्यों जाना पड़ रहा है? तुम तो कहो कि तुम्हारी बुद्धि ही सबसे छोटी है, बस बात खत्म। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, मैं जानता हूं कि आपकी ईर्ष्या ही सबसे छोटी चीज है, जो हर वक्त मेरे साथ चलती है, लेकिन मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं जो सभी को प्रभावित करे। तीसरा दृश्य, बीरबल की खोज और रणनीति। बीरबल जानते थे कि अकबर भौतिक रूप से छोटी चीज नहीं पूछ रहे थे, वह कुछ ऐसा पूछ रहे थे जो दार्शनिक या मानवीय हो। बीरबल ने अपने सेवक को एक अनोखा काम सौंपा। सेवक, तुम जाओ और पूरे शहर में यह अफवाह फैला दो कि बादशाह अकबर ने एक नया फरमान जारी किया है। फरमान यह है कि बादशाह अकबर का मानना है कि सभी पुरुष बहुत बड़े और ताकतवर हैं। इसलिए आज से कोई भी पुरुष घर में अपनी पत्नी या बच्चों की बात नहीं मानेगा, बल्कि केवल खुद की बात मानेगा। जो पति अपनी पत्नी की बात मानेगा, वह सबसे छोटा कहलाएगा और उसे सरेआम अपमानित किया जाएगा। सेवक हैरान था। हुजूर, यह कैसी अफवाह है? यह तो बादशाह के आदेश के खिलाफ होगी। बीरबल ने रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, यह अफवाह बादशाह की नहीं, बल्कि मेरी है। इसे इस तरह फैलाओ कि यह हर घर तक पहुंच जाए, खासकर उन घरों तक जहां आदमी अपनी पत्नी से डरते हैं। सेवक ने बीरबल की आज्ञा मानी और इस अफवाह को पूरे शहर में फैला दिया। बीरबल का यह अजीबोगरीब फरमान शहर के हर घर में, खासकर पति और पत्नी के बीच, चर्चा का विषय बन गया। बीरबल अब अपने महल में वापस लौट आए और इंतजार करने लगे। उन्हें पता था कि अहंकार और सामाजिक दबाव की शक्ति किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, और उन्हें जल्द ही अपनी सबसे छोटी चीज का प्रमाण मिलने वाला था। पहला दृश्य, बीरबल की योजना का क्रियान्वयन। बीरबल की फैलाई गई अजीबोगरीब अफवाह कि पत्नी की बात मानने वाला पुरुष सबसे छोटा कहलाएगा और अपमानित होगा, ने पूरे आगरा शहर में अजीबोगरीब सामाजिक तनाव पैदा कर दिया था। यह अफवाह एक सामाजिक प्रयोग थी जो पुरुषों के अहंकार को सीधे चुनौती दे रही थी। बीरबल अब अपने एक वफादार जासूस के साथ सादे कपड़ों में शहर की गलियों में घूम रहे थे,
ताकि इस अफवाह के नतीजों को देख सके। सबसे पहले बीरबल ने एक अमीर व्यापारी सेठ धन्नालाल के घर के पास खुद को छिपाया। धन्नालाल अपनी पत्नी के सामने हमेशा दबे रहते थे, लेकिन अब अफवाह के कारण उनका अहंकार जाग उठा था। बीरबल ने देखा कि धन्नालाल की पत्नी श्रीमती सोनाबाई सेठ को कपड़े धोकर सुखाने के लिए कह रही थीं। सोनाबाई ने आदेश दिया, सेठ जी, यह कुर्ता सूख गया है, इसे उठाकर अलमारी में रख दीजिए। धन्नालाल को तुरंत अफवाह याद आई। उसने गुस्से से अपनी पगड़ी सीधी की और चिल्लाया, चुप हो जाओ सोनाबाई, मैं बादशाह के फरमान को नहीं तोड़ सकता। मैं कोई सबसे छोटा आदमी नहीं हूं जो तुम्हारी बात मानकर कपड़े उठाएगा। जाओ, खुद उठाओ, मैं मर्द हूं। सोनाबाई को पहली बार सेठ से ऐसी आवाज सुनने को मिली थी। वह हैरान हुई। फिर उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखा और दहाड़कर कहा, अच्छा, तो तुम्हें बादशाह के फरमान की ज्यादा चिंता है या अपने भूखे बच्चों की? अगर तुम मर्द हो तो जाओ और बच्चों के लिए बाजार से खाना लेकर आओ, जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। सेठ धन्नालाल तुरंत नरम पड़ गए। वह बादशाह के अपमान से तो डरते थे, लेकिन अपनी पत्नी के गुस्से और भूखे बच्चों के चीखने से कहीं ज्यादा डरते थे। धन्नालाल ने चुपचाप कपड़े उठाए, उन्हें अलमारी में रखा और फिर तुरंत बाजार की ओर भाग गए। बीरबल ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जासूस को फुसफुसाते हुए कहा, देखो, पुरुष का अहंकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन परिवार की जरूरत उससे भी बड़ी होती है। फिर भी सबसे छोटी चीज अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरा दृश्य, दूसरा अवलोकन, ईंटों का ढेर। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने एक मजदूर, मंगू, को देखा जो अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर के लिए ईंटें इकट्ठा कर रहा था। मंगू की पत्नी ने कहा, मंगू, इस ढेर से केवल छोटी ईंटें उठाओ, बड़ी ईंटों में ज्यादा मिट्टी है, वे अच्छी नहीं है। मंगू को फिर अफवाह याद आई। क्या मतलब? मैं क्या कोई सबसे छोटा आदमी हूं जो तुम्हारी बात मानकर छोटी ईंटें उठाऊंगा? मैं अपनी मर्दानगी साबित करूंगा। मैं केवल सबसे बड़ी और सबसे भारी ईंटें ही उठाऊंगा, ताकि सबको पता चले कि मैं कितना ताकतवर हूं। मंगू ने तुरंत सबसे भारी और बड़ी ईंटें उठानी शुरू कर दी। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मंगू ने लगभग 10 भारी ईंटें उठा लीं और वह उन्हें लेकर एक छोटे से नाले को पार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन नाले के बीचों बीच भारी बोझ के कारण मंगू का पैर फिसल गया। वह ईंटों के ढेर के साथ नाले के गंदे पानी में धड़ाम से गिर गया। ईंटें बिखर गईं और मंगू के कपड़े गंदे हो गए। मंगू की पत्नी ने सिर पीट लिया और चिल्लाई, देखा, तुम्हें अपनी मर्दानगी की पड़ी थी। मैंने कहा था छोटी ईंटें उठाओ। अब न केवल तुम गिर गए, बल्कि हमारी सारी ईंटें भी गंदी हो गईं। तुम्हारी मूर्खता की वजह से अब हमें नुकसान उठाना पड़ा। मंगू शर्मिंदा होकर गंदे पानी से बाहर निकला और चुपचाप अपनी पत्नी की आज्ञा मानकर छोटी ईंटें उठाना शुरू कर दिया। बीरबल ने अपने जासूस से कहा, देखो, मूर्खतापूर्ण अहंकार भी एक बड़ी चीज है, लेकिन शारीरिक चोट और आर्थिक नुकसान का डर उससे भी बड़ा होता है। लेकिन फिर भी ये सबसे छोटी चीज नहीं है। तीसरा दृश्य, सबसे छोटी चीज का प्रमाण। बीरबल घूमते घूमते एक गली में पहुंचे, जहां एक आदमी, काशीनाथ, अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। काशीनाथ की पत्नी श्रीमती चंपा ने काशीनाथ से कहा, काशी, अब जाओ और अपने बेटे के लिए बाजार से मीठी जलेबियां लेकर आओ। तुम्हें पता है, वह जलेबी खाकर बहुत खुश होता है। काशीनाथ को अफवाह याद आई और उन्होंने अपने अहंकार को दिखाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बादशाह के फरमान को नहीं तोड़ूंगा। मैं कोई सबसे छोटा आदमी नहीं हूं जो बच्चों के लिए जलेबी लेकर जाए। मैं मर्द हूं। मैं सिर्फ जरूरी सामान लाऊंगा, जलेबी नहीं। चंपा ने अपने पति की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह शांत थीं। काशीनाथ को लगा कि वह जीत गए। उन्होंने अपनी छाती फुलाई और अपने दोस्त से बात करने लगे। लेकिन चंपा ने अचानक, बिना किसी गुस्से या ऊंची आवाज के, अपने पति के कान के पास झुककर धीरे से कुछ कहा। चंपा ने फुसफुसाते हुए कहा, याद है न, कल रात जब तुम सो रहे थे, तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम आज जलेबी नहीं लाए, तो कल रात मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें प्यार
करने के क्या नतीजे होते हैं। काशीनाथ का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत, भावनात्मक बात थी, जिसे चंपा ने सबसे धीमी, सबसे छोटी आवाज में कहा था। काशीनाथ ने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसका अहंकार, उसकी मर्दानगी की बात, सब एक पल में गायब हो गया। वह तुरंत मुड़ा और घबराए हुए स्वर में बोला, हाँ, हाँ, मैं अभी जाता हूँ। जलेबियाँ, सबसे मीठी जलेबियाँ लेकर आता हूँ। मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। काशीनाथ लगभग दौड़ते हुए बाजार की ओर भागे। उनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बीरबल ने यह दृश्य देखा और अपने सेवक की ओर देखते हुए जोरदार ठहाका लगाया। मिल गई, सेवक, हमें सबसे छोटी चीज का प्रमाण मिल गया। पहला दृश्य, बीरबल का दावा। अगले दिन बादशाह अकबर का दरबार बीरबल के उत्तर को सुनने के लिए उत्सुक था। मुल्ला दो प्याजा हमेशा की तरह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे थे। बीरबल दरबार में शान से दाखिल हुए। उन्होंने किसी भौतिक वस्तु को नहीं पकड़ा था, नहीं कोई वैज्ञानिक उपकरण। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम 2 दिन बाद आए हो, क्या तुम दुनिया की सबसे छोटी चीज को ढूंढ पाए? वह कहाँ है? क्या वह इतनी छोटी है कि मेरी आंखें उसे देख पाएंगी? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने दुनिया की सबसे छोटी चीज को न केवल देखा है, बल्कि यह भी प्रमाणित किया है कि उसका प्रभाव इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज से भी कहीं ज्यादा है। और वह चीज इतनी छोटी है कि वह अक्सर 2 होठों के बीच छिपी रहती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे के होठों की ओर देखना शुरू कर दिया। मुल्ला दो प्याजा तुरंत खड़े हो गए। हुजूर, यह फिर से मजाक कर रहा है। क्या यह हमें बता रहा है कि दांत सबसे छोटी चीज है? या जुबान, यह सिर्फ शब्दों का जाल बुन रहा है? बीरबल ने मुल्ला की उपेक्षा की और अकबर को संबोधित किया। जहां पनाह, मैं आपको उस चीज का नाम बताने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मैंने पिछले 2 दिनों में देखा है। दूसरा दृश्य, बीरबल का प्रमाण। बीरबल ने विस्तार से शहर में फैलाई गई अफवाह और उसके असर के बारे में बताया। कैसे पुरुषों को सबसे छोटा कहलाने का डर था और कैसे उनके अहंकार ने उन्हें अपनी पत्नियों की बात मानने से रोका। बीरबल ने सेठ धन्नालाल का उदाहरण दिया। हुजूर, सेठ धन्नालाल का अहंकार बहुत बड़ा था, जिसने उन्हें कपड़े उठाने से रोका। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें बच्चों की जरूरत का डर दिखाया, तो उनका अहंकार छोटा हो गया। उन्होंने मंगू का उदाहरण दिया। मंगू का मूर्खतापूर्ण बल बहुत बड़ा था, जिसने उसे सबसे बड़ी ईंटें उठाने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब उसे शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ, तो उसका बल छोटा हो गया। अंत में बीरबल ने काशीनाथ का किस्सा सुनाया, जहां पत्नी ने सबसे धीमी, सबसे छोटी आवाज में, सबसे व्यक्तिगत बात कहकर पति के सारे अहंकार को पल भर में खत्म कर दिया। बीरबल ने अब घोषणा की, हुजूर, दुनिया की सबसे छोटी चीज, जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, और जो 2 होठों के बीच से निकलती है, वह है एक शब्द, या यूं कहें, वह है चुपके से कही गई बात, अ क्वाइट वर्ड, या फुसफुसाहट, विस्पर। बीरबल ने तर्क दिया, शब्द, वचन सबसे छोटा होता है, क्योंकि यह एक क्षण में हवा में पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। लेकिन यही शब्द, यदि प्यार से कहा जाए, तो खुशी का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है। और यदि यही शब्द नफरत से कहा जाए, तो सबसे बड़ी जंग शुरू कर देता है। एक पल की चापलूसी से एक बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है, और एक पल की सच्चाई से एक छोटा आदमी भी महान बन जाता है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला। जिस तरह उस पत्नी की धीमी फुसफुसाहट, एक छोटा सा शब्द, ने काशीनाथ के बड़े से बड़े अहंकार, डर और मर्दानगी के दावे को खत्म कर दिया, वह साबित करता है कि शब्द अपनी सबसे छोटी अवस्था में इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह मन पर शासन करता है, न कि शरीर पर। चौथा दृश्य, अकबर की संतुष्टि। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और जोरदार तालियां बजाईं। पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। बीरबल, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं, अकबर ने कहा। तुमने भौतिकता से ऊपर जाकर दर्शन और मनोविज्ञान के स्तर पर जवाब दिया। सचमुच, एक शब्द ही सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली चीज है। यह ज्ञान, अहंकार,
और सत्य के बीच का अंतर है। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक बीरबल को टोकने की कोशिश कर रहे थे, अब चुपचाप बैठ गए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें मोतियों और रत्नों से भरा एक बड़ा कलश इनाम में दिया। अकबर ने कहा, यह इनाम तुम्हारी बुद्धि के सामने छोटा है। बीरबल, तुम ही हो जो हर बार यह साबित करते हो कि ज्ञान की असली शक्ति किताबें नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द का चुनाव है। बीरबल ने इनाम स्वीकार किया और झुककर प्रणाम किया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटी चीजों में ही बड़ी शक्ति छिपी होती है। कहानी समाप्त। पहला दृश्य, अस्तबल में दुर्घटना। यह बात एक सर्द सुबह की है। बादशाह अकबर ने अपने नए घोड़े को देखने के लिए शाही अस्तबल का दौरा किया। यह घोड़ा इतना कीमती था कि इसे सीधा तुर्की से मंगवाया गया था, और अकबर इसे अपनी खास तलवार, जो उनके पिता हुमायूं की निशानी थी, की तरह ही प्रिय मानते थे। अकबर ने अपनी कमर से वह कीमती म्यान वाली तलवार निकाली और उसे अस्तबल के एक लोहे के खंभे से टिका दिया, ताकि वह आराम से नए घोड़े को दुलार सके। घोड़ा थोड़ा शरारती था। जब अकबर उसे सहला रहे थे, तो घोड़े ने अचानक एक जोरदार झटका दिया, जिससे अकबर का संतुलन बिगड़ गया। अकबर घोड़े को साधने में व्यस्त हो गए। काम खत्म होने के बाद अकबर अस्तबल से बाहर आ गए। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी तलवार अस्तबल के खंभे से टिका दी थी। अकबर तुरंत अपने सेवक को वापस अस्तबल भेजा। जल्दी जाओ, मेरी वह खास तलवार उसी खंभे के पास रखी होगी, उसे तुरंत लेकर आओ। सेवक अस्तबल गया और खाली हाथ वापस आया। जहां पनाह, तलवार वहां नहीं है, सेवक ने कांपते हुए कहा। दूसरा दृश्य, दरबार में हंगामा। शाही तलवार, जो हुमायूं की निशानी थी और बादशाह के लिए अमूल्य थी, के खो जाने की खबर सुनते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या, मेरी तलवार? वह वहां से कहा जा सकती है? अस्तबल में उस समय कौन कौन मौजूद था? शाही अस्तबल में काम करने वाले सभी प्रमुख कर्मचारियों को तुरंत दरबार में पेश किया गया। वे सब डर से कांप रहे थे। अस्तबल प्रमुख, हुजूर, मेरे कर्मचारी सब वफादार हैं, किसी ने तलवार नहीं चुराई होगी। सेवक, जहां पनाह, मैंने तो सिर्फ आपको अस्तबल तक छोड़ा था, मुझे तलवार के बारे में पता नहीं। अकबर को लगा कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के ही किसी कर्मचारी ने की है, क्योंकि अस्तबल में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। अकबर ने घोषणा की, तलवार तुरंत वापस आनी चाहिए। जिसने भी यह तलवार चुराई है, वह न सिर्फ चोरी का दोषी होगा, बल्कि शाही विरासत को अपवित्र करने का भी दोषी होगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कोई भी कर्मचारी सच बताने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। तीसरा दृश्य, बीरबल को चुनौती। जब मामला सुलझता नहीं दिखा, तो बादशाह ने अपनी निगाहें बीरबल पर डाली। बीरबल, तुम हमेशा मुश्किलों को सुलझाते हो, तुम ही बताओ, चोर कौन है? तुम्हें इस चोर को ढूंढना होगा और तलवार वापस लानी होगी। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को समझा। यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि शाही विश्वास का था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर को ढूंढना मुश्किल नहीं है, यदि चोर डरपोक और लालची हो, लेकिन इसके लिए हमें चालाकी का उपयोग करना होगा, न कि बल का। मुल्ला दो प्याजा तुरंत कूद पड़े, क्योंकि यह बीरबल को नीचा दिखाने का मौका था। बीरबल, तुम फिर से अपनी कहानियों और पहेलियों से काम लेना चाहते हो। यह चोरी का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं। यदि तुम सच में बुद्धिमान हो, तो सीधे चोर का नाम बताओ। यदि तुम चोर नहीं ढूंढ पाए, तो तुम भी शाही दरबार को गुमराह करने के दोषी होगे। अकबर को मुल्ला की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, मुल्ला सही कह रहा है, तुम सीधे चोर को पकड़ो। तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम चोर नहीं पकड़ पाए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। जहां पनाह, मैं चोर को कल सुबह दरबार में ही पकड़ूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटी सी जादुई चीज की जरूरत होगी। चौथा दृश्य, बीरबल की जादुई छड़िया। बीरबल ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और उसे एक अजीब काम सौंपा। बीरबल ने अस्तबल के उन 5 प्रमुख कर्मचारियों को बुलाया जिन पर शक था, और उन्हें शांत रहने को कहा। बीरबल ने एक लोहार को बुलाया और उससे 6 समान लकड़ियों की छड़ियां बनवाईं। ये छड़ियां ठीक एक ही लंबाई की थीं।
बीरबल ने उन पांचों संदिग्धों और एक अस्तबल प्रमुख को एक एक छड़ी दी। बीरबल ने एक नाटकीय अंदाज में घोषणा की, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक सत्य की छड़ी है। मैंने इसमें जादुई मंत्र फूंक दिए हैं। यह छड़ी केवल चोर के हाथ में ही 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो व्यक्ति ईमानदार है, उसकी छड़ी वही रहेगी। चोर की छड़ी रात भर में अपने आप बड़ी हो जाएगी। पूरा दरबार और कर्मचारी हैरान थे। उन्हें लगा कि बीरबल कोई जादू दिखा रहे हैं। बीरबल ने पांचों कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी, कल सुबह ठीक इसी समय तुम सब अपनी छड़ियां वापस लेकर आओगे। हम देखेंगे कि किसकी छड़ी लंबी हुई है। पांचों संदिग्ध डरकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर चले गए। बीरबल ने शांत रहने का आदेश दिया। वह जानते थे कि अब असली खेल शुरू होगा, जारी रहेगा। भाग 2 में चोर बीरबल की चाल में फंसता है और उसकी मूर्खता उसे पकड़वा देती है। पहला दृश्य, रात का डर और छड़ी की चिंता। बीरबल की सत्य की छड़ी की अफवाह ने शाही कर्मचारियों के बीच गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। पांचों संदिग्ध कर्मचारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर रात भर सो नहीं पाए। असल में सभी छड़ियां बिल्कुल समान थीं और उनमें कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ चोर के मनोविज्ञान पर हमला करने की बीरबल की एक चाल थी। उन पांचों में एक आदमी था, रामू, जो सचमुच तलवार का चोर था। उसने लालच में आकर तलवार चुराई थी और उसे अस्तबल के एक पुराने बोरे में छिपा दिया था। रामू रात भर अपनी छड़ी को देखता रहा। उसे बीरबल की जादुई शक्ति पर पूरा यकीन था। उसने सोचा, अगर यह छड़ी सचमुच रात भर में लंबी हो जाएगी तो मैं कल सुबह दरबार में पकड़ा जाऊंगा। बीरबल का जादू कभी फेल नहीं होता। रामू के मन में डर बढ़ता गया। उसे लगा कि यदि उसकी छड़ी लंबी हो गई तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, शायद उसकी जान भी चली जाए। रामू ने तर्क लगाया, अगर छड़ी सचमुच जादुई है तो उसे लंबी होने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं अपनी छड़ी को थोड़ा सा काट दूं तो जब वह जादू से लंबी होगी तो वह बाकी छड़ियों के बराबर हो जाएगी और बीरबल मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लालची और डरपोक रामू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने यह नहीं सोचा कि यदि वह निर्दोष होता तो छड़ी लंबी होती ही नहीं। उसने अपनी चोरी को छिपाने के लिए एक मूर्खतापूर्ण फैसला किया। आधी रात को रामू ने अपनी छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसने छड़ी को सावधानी से छिपाया और सोने की कोशिश की, यह सोचकर कि कल सुबह जब बीरबल जांच करेंगे तो उसकी छड़ी बाकी सबके बराबर होगी और वह निर्दोष साबित हो जाएगा। दूसरा दृश्य, सुबह का दरबार और छड़ियों की जांच। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। बादशाह अकबर, मुल्ला दो प्याजा और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के जादू का परिणाम देखने का इंतजार कर रहे थे। अस्तबल के पांचों संदिग्ध कर्मचारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर डरते हुए खड़े थे। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में अकबर को प्रणाम किया। जहां पनाह, चोर अपनी मूर्खता से अपनी पहचान बता चुका है। अब हमें बस छड़ियों की जांच करनी है। बीरबल ने घोषणा की, हे चोर, तुम अपनी चोरी से ज्यादा अपनी मूर्खता के कारण पकड़े गए हो। तुम डर से रात भर सो नहीं पाए हो। अब अपनी छड़ियां दिखाओ। बीरबल ने एक एक करके चारों निर्दोष कर्मचारियों की छड़ियां उठाईं। सबकी छड़ियां बिल्कुल समान लंबाई की थीं। वे निर्दोष थे क्योंकि उनकी छड़ियां लंबी नहीं हुई थीं। जब बीरबल ने पांचवें व्यक्ति, रामू, की छड़ी उठाई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। रामू की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। तीसरा दृश्य, चोर का पर्दाफाश। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह क्या? तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार चोर की छड़ी को लंबा होना चाहिए था, लेकिन रामू की छड़ी तो छोटी है। क्या तुम्हारा जादू फेल हो गया? बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया। नहीं, हुजूर, जादू फेल नहीं हुआ, बल्कि चोर की मूर्खता ने मेरे काम को आसान कर दिया। यही तो मेरी चाल थी। बीरबल ने रामू की ओर इशारा किया, जो अब कांप रहा था। जहां पनाह, यह रामू ही चोर है। क्योंकि रामू को पूरा विश्वास था कि उसकी छड़ी रात भर में जादू से लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए डर के मारे 1 इंच काट दिया। यदि यह निर्दोष होता तो इसे डरने की जरूरत नहीं थी और यह अपनी छड़ी को काटता ही नहीं। बीरबल ने रामू को जोर से पकड़ा और कहा, बताओ, मूर्ख, क्या तुमने तलवार चुराई थी और अपनी छड़ी काटी थी?
रामू, जो अपनी चोरी और मूर्खता दोनों के कारण पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। हाँ, हुजूर, मैंने ही तलवार चुराई थी। मैंने सोचा था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे काट दिया। मैं माफी चाहता हूँ। रामू ने स्वीकार किया कि उसने तलवार अस्तबल के पुराने बोरे में छिपा दी थी। अकबर ने तुरंत तलवार वापस लाने का आदेश दिया। चौथा दृश्य, बीरबल की जय। बादशाह अकबर अपनी सीट से उठे और बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुम वाकई में महान हो। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सत्य नहीं, बल्कि झूठ बोलने वाले का डर है। तुमने कोई जादू नहीं किया, बल्कि चोर के मनोविज्ञान का उपयोग किया। मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला रह गया। उनकी हर चाल बीरबल के सामने विफल हो जाती थी। अकबर ने रामू को उसकी चोरी और शाही अपमान के लिए सजा सुनाई और उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए कुछ दिन जेल में रखा। बीरबल ने दरबार को समझाते हुए कहा, हुजूर, लालच और डर हमेशा एक साथ आते हैं। लालची इंसान हमेशा डरपोक होता है, और डरपोक इंसान अपने डर को छिपाने के लिए हमेशा कोई न कोई मूर्खतापूर्ण गलती करता है। इस प्रकार बीरबल ने केवल तलवार ही नहीं ढूंढी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ईमानदारी ही वह छड़ी है जो किसी भी जांच में छोटी नहीं होती। अंगूठी का भेद, भाग 1, बादशाह का नया रत्न और मुल्ला की ईर्ष्या। पहला दृश्य, अनमोल भेंट। यह बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर को दूर देश के एक मित्र शासक ने एक अद्भुत भेंट भेजी थी। यह भेंट कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक विशाल और चमकदार अंगूठी थी, जिसके केंद्र में एक बेहद दुर्लभ और विशाल नीलम जड़ा हुआ था। जब वह अंगूठी दरबार में पेश की गई, तो पूरा दरबार उसकी चमक से चौंधिया गया। नीलम इतना गहरा नीला था कि मानो उसमें पूरा आकाश समा गया हो। बादशाह अकबर इस अंगूठी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे तुरंत अपनी उंगली में पहन लिया। वाह, यह वाकई बेमिसाल है। इस नीलम की कीमत शायद मेरे पूरे साल के राजस्व से भी ज्यादा होगी, अकबर ने गर्व से घोषणा की। सभी दरबारी अंगूठी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, हमेशा की तरह ईर्ष्या से जल रहा था। मुल्ला ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत बैठे थे और केवल मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला ने फुसफुसाते हुए बीरबल से कहा, देखो बीरबल, बादशाह कितने प्रसन्न हैं। अब देखो, तुम इस साधारण से पत्थर की कीमत नहीं समझोगे, तुम तो केवल तर्क और बहस जानते हो। यह सच्चा वैभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, किसी भी वस्तु का असली मूल्य उसके धातु में नहीं, बल्कि उसे पहनने वाले के मन में होता है। आप केवल चमक देख रहे हैं, मैं खुशी देख रहा हूं। दूसरा दृश्य, अंगूठी का खो जाना। अगले कुछ दिन अकबर ने वह अंगूठी बड़े चाव से पहनी। अंगूठी बहुत बड़ी और भारी थी, और अकबर को उसकी आदत नहीं थी। एक शाम अकबर अपने निजी कक्ष में इत्र और सुगंधित जल से स्नान कर रहे थे। उन्होंने अंगूठी को निकालकर पास की एक पत्थर की मेज पर रख दिया और स्नान में व्यस्त हो गए। स्नान के बाद जब अकबर ने अंगूठी वापस पहनने के लिए मेज की ओर हाथ बढ़ाया, तो अंगूठी वहां नहीं थी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूरे कक्ष की तलाशी ली, अपने निजी सेवकों को बुलाया, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अंगूठी का मूल्य इतना अधिक था कि अकबर को लगा, यह मामला तुरंत दरबार में जाना चाहिए। अगली सुबह दरबार में फिर हंगामा हुआ। अंगूठी के खो जाने की खबर सुनते ही मुल्ला दो प्याजा का चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब बीरबल मुश्किल में फंसेंगे। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, शाही कक्ष से मेरी बेशकीमती नीलम जड़ी अंगूठी चोरी हो गई है। यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि शाही अपमान है। जो भी इस अंगूठी को ढूंढ कर लाएगा, उसे सोने के सिक्कों से तौला जाएगा, और जिसने भी यह चोरी की है, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तीसरा दृश्य, मुल्ला की चुनौती और बीरबल की जांच। मुल्ला दो प्याजा तुरंत खड़े हो गए। हुजूर, यह एक सीधी सादी चोरी है। चोर को ढूंढना आसान है। बीरबल, अब बताओ, तुम हमेशा कहते हो कि तुम हर चीज का भेद जानते हो। क्या तुम इस साधारण से रत्न का भेद नहीं बता सकते? क्या तुम बता सकते हो कि वह अंगूठी कहाँ गई और उसे किसने चुराया? बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर को देखा, जिनकी आंखों में गुस्सा कम और दुहक ज्यादा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अंगूठी को ढूंढ सकता हूं,
लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय और आपके कक्ष के अवलोकन की अनुमति चाहिए। यह मामला चोरी का नहीं, बल्कि दुर्घटना का हो सकता है। मुल्ला ने ताना मारा, दुर्घटना? इतनी कीमती अंगूठी और दुर्घटना? बीरबल, तुम चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि की भी सीमा है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अकबर के कक्ष की ओर चल पड़े। बीरबल ने सबसे पहले अकबर के स्नान कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने मेज को देखा, जहां अंगूठी रखी गई थी। उन्होंने फर्श को देखा, जो संगमरमर का था। उन्होंने इत्र और सुगंधित तेलों को देखा। सबसे जरूरी, उन्होंने नाली, ड्रेन, की ओर देखा, जहां स्नान का पानी बहकर जाता था। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह चोरी नहीं, बल्कि बादशाह की लापरवाही का परिणाम था। अंगूठी इतनी भारी थी कि वह शायद मेज से फिसलकर नाली में गिर गई होगी। लेकिन अंगूठी नाली में क्यों नहीं मिली? और यदि वह नाली में थी, तो उसे कैसे निकाला जाए, जब नाली बहुत गहरी हो? बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और एक रस्सी और 2-3 खास धातुओं का इंतजाम करने को कहा। चौथा दृश्य, बीरबल का मछली पकड़ने का नाटक। अगले दिन बीरबल ने अंगूठी ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वह शाही तालाब के किनारे एक लंबी छड़ी लेकर बैठ गए, जैसे वह मछली पकड़ रहे हों। मुल्ला दो प्याजा ने यह देखा और तुरंत अकबर को बताया। हुजूर, देखिए, बीरबल को अंगूठी ढूंढनी थी और वह मछली पकड़ रहा है। वह हमारी बुद्धि का अपमान कर रहा है। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत मुल्ला और कुछ दरबारियों को बीरबल के पास भेजा। मुल्ला ने व्यंग्य किया, क्यों बीरबल, तुम यहाँ मछली क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि कोई मछली इतनी महंगी अंगूठी निगल जाएगी? बीरबल ने बिना मुड़े शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ मुल्ला जी, मैं जानता हूं कि यह मछली सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन इसने शाही महल की सबसे कीमती चीज निगल ली है, और मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज इस मछली को दरबार में पेश करूंगा, और यह खुद अंगूठी का भेद बताएगी। यह सुनकर मुल्ला और दरबारी हैरान रह गए। वे दौड़कर अकबर के पास गए और बीरबल की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में बताया। जारी रहेगा। भाग 2 में बीरबल मछली को दरबार में पेश करेंगे और अंगूठी का रहस्य खोलेंगे।